अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, 22 जनवरी 2024 को अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम निर्धारित हो गया है। जनवरी 22 को प्रधानमंत्री इसका प्राण प्रतिष्ठा करेंगे और एक भव्य कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को बहुत धार दे रही है और आने वाले वक्त में, विशेष तौर पर ये जब असेंबली इलेक्शंस खत्म हो जाएंगे, लोकसभा के चुनाव के लिए इस मुद्दे को भारतीय जनता पार्टी बहुत व्यापक, बहुत बड़ा और केंद्रीय मुद्दे की तरह प्रस्तुत करने जा रही है। क्या ये मुद्दा चलेगा, और अगर चलेगा तो इसका परिणाम क्या होगा, और इसकी काट में अपोजिशन ने क्या रखा हुआ है, और आने वाले वक्त में मंदिर का मुद्दा कितना बड़ा और व्यापक होगा, आज हमारी चर्चा का मुख्य केंद्र बिंदु यही होगा, जिसमें हम ये ऑब्जर्वेशन करने की कोशिश करेंगे कि इस मुद्दे का इम्पैक्ट लेवल कितना बड़ा पड़ने वाला है। बहनों भाइयों, 22 जनवरी को प्रधानमंत्री अयोध्या में रामलला के मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, सम्मिलित होंगे, और एक बहुत बड़ा और भव्य आयोजन होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी, जिसने राम मंदिर आंदोलन के पहले दिन से इसके साथ खड़ी रही है, आज जब इसकी सुखद परिणति के रूप में उसको मिल रहा है, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे का बहुत बड़ा और व्यापक तरीके से इसे उठाने वाली है। यानी रामलला पर बीजेपी की निर्भरता, डिपेंडेंसी बढ़ेगी। तो आने वाले दिनों में ये एक केंद्रीय मुद्दा बनने जा रहा है। हम आज डिबेट में ये समझने की कोशिश करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, एनालिसिस करेंगे कि ये मुद्दा कितना बड़ा होगा, सवाल नंबर 1। कितना व्यापक होगा, यानी किस स्केल पे होगा, सवाल नंबर 2। और तीसरा सवाल है इम्पैक्ट लेवल क्या होगा, इस मुद्दे का इम्पैक्ट क्या होगा। उस इम्पैक्ट का असेसमेंट पॉलिटिकल पार्टीज ने किया या नहीं किया, चौथा सवाल। और पांचवा, परिणाम क्या होगा। इन 5 सवालों के इर्द गिर्द आज की ये डिबेट निर्धारित है। और हम इस डिबेट में इसका एनालिसिस करेंगे कि मंदिर आंदोलन से लेकर मंदिर निर्माण तक का जो ये पूरा समय काल है, समय खंड है, कालखंड है, इसने भारत की राजनीति को कितना बदला है, और अब जब मंदिर निर्माण हो गया है, लगभग प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, इसका इम्पैक्ट अब क्या होगा। क्या इस मुद्दे का इम्पैक्ट हिंदू समाज में राजनीतिक रूप से बीजेपी अपने लिए लाभप्रद कर पाएगी या नहीं। यही वो विषय है जिसका एनालिसिस होना बाकी है। लार्ज स्केल पर हिंदुओं के मन में राम मंदिर निर्माण को लेकर राजनीतिक नजरिया क्या है। क्या वो इस राम मंदिर के निर्माण को भारतीय जनता पार्टी के लिए एक फेवरेबल वोटिंग पैटर्न लेकर आएगी, या फिर वोटिंग पैटर्न का तरीके दूसरे होंगे जो अब तक होते हैं। इसका उत्तर प्रदेश की राजनीति पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और विशेष तौर पर यूपी से भी बाहर निकलें तो ये जो हिंदी पट्टी है नॉर्थ की, इस पर इम्पैक्ट क्या पड़ने वाला है। क्या बीजेपी को ये गेंद देगा, विपक्ष को रोकने की कोशिश करेगा, या विपक्ष जनवरी के बाद इस मुद्दे को खींचकर दूसरे मुद्दों के साथ सम्मिलित करवा देगा। यह निर्भर करेगा कि विपक्ष इस मुद्दे को, बीजेपी के इस अभियान को कैसे हैंडल करता है। यानी कि विपक्ष का नजरिया क्या होगा जब मंदिर का निर्माण और उसके बाद के भव्य कार्यक्रम होंगे, बड़े बड़े आयोजन होंगे, गांव-गांव, घर-घर शिलाएं पूजी जाएंगी, और हर गांव, हर मजरे से, हर टोले से, हर जिले से, हर प्रदेश से लोगों को बुलाया जाएगा, या लोग स्वतः पहुंचेंगे। एक बड़ा मोमेंटम क्रिएट होने वाला है 22 जनवरी से लेके मई तक के बीच। यानी ये वो कालखंड होगा जब भारत में लोकसभा के चुनाव होंगे। लोग बहुत बड़ी तादाद में आएंगे भी। क्या जो लोग श्रद्धालु आएंगे वो राजनीतिक वोटर में कन्वर्ट होंगे। पहले वाला माहौल है क्या, या फिर माहौल अब बदला है। इसका बीजेपी कोई लाभ उठा पाएगी। बीजेपी को लगता है, और उसके अनुषांगिक संगठनों को लगता है, यस बिल्कुल हो सकता है, और होना भी चाहिए। बीजेपी को लगता भी ऐसा है, उनकी तैयारी भी इसीलिए है। इसीलिए प्राण प्रतिष्ठा और उसके बाद के जो कार्यक्रम हैं वो बहुत बड़े हैं।
जिनका भी फॉर्मल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन इतना जरूर बताया गया कि 40 करोड़ लोगों तक इनविटेशन जाएगा। तो आप इसके स्केल का अंदाजा करिए। क्या अपोजिशन को यह अंदाजा है कि जो कुछ भी तैयारी अयोध्या में चल रही है उसका लोकसभा के चुनाव में इंपैक्ट क्या पड़ेगा? क्या इसी बहाने उस आंदोलन की वेव बीजेपी क्रिएट कर पाएगी, या ये जो पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, बीजेपी से नाराज वर्ग का वोट है यह अपोजिशन की तरफ कंसोलिडेट होगा? इंडिया अलायंस का क्या होगा? क्योंकि जनवरी के बाद का जो माहौल बनेगा उसका असेसमेंट है इनके पास, कोई फार्मूला है, कोई तैयारी है? यह विचारणीय प्रश्न है, सामाजिक दृष्टिकोण से भी और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी। तो कोई भी घटना कारित होने वाली है जिसकी तिथि मुकर्रर हो गई हो और कोई बड़ा आयोजन होने जा रहा हो, तो एक लार्जर जो कम्युनिटी है, बहुसंख्यक समाज है, उस पर इसका पॉलिटिकल इंपैक्ट कितना होगा? बीजेपी को लगता है कि इस बहुसंख्यक वर्ग में भी एक वर्ग है जो उसको वोट नहीं देता है। इसको कैसे उस आंदोलन के जरिए जोड़कर बीजेपी उनके वोट हासिल करे? अपोजिशन कोशिश करेगा कि अयोध्या के मुद्दे पर वो ना गिरे, कोशिश कर भी रहा है। पहले के अपोजिशन और अभी के अपोजिशन में अयोध्या मुद्दे को लेकर वर्टिकल चेंज है, जमीन आसमान का अंतर है। यह अंतर क्यों आया है? यह अंतर इसलिए है क्योंकि मेजॉरिटी की जो पॉलिटिक्स है बीजेपी उसके ढेर पे बैठी हुई है और अपोजिशन को यह बात का एहसास कराने में उसने कामयाबी हासिल कर ली कि मेजॉरिटी को इग्नोर करके आप इस प्रदेश और देश की राजनीति में मुकाम हासिल नहीं कर सकते। तो मेजॉरिटी की जो फीलिंग है और उसकी जो रिलीजियस बिलीफ है उन पे अपोजिशन को भी आना पड़ा। इसीलिए राम मंदिर के मुद्दे पे कांग्रेस की ओपिनियन डिफरेंट हो चुकी है, समाजवादी पार्टी की भी ओपिनियन डिफरेंट है। तो क्या ये बदले हुए विपक्ष से बीजेपी का वर्तमान का जो मुद्दा है क्या वो इक्वल प्लेटफॉर्म पे होगा, या बीजेपी गेन करेगी, अपोजिशन का लाभ होगा, या अपोजिशन बीजेपी को रोक लेगी? आज एनालिसिस, पूरा ऑब्जर्वेशन इस सब्जेक्ट पे उन 5 सवालों का जिनका मैंने प्रारंभ में जिक्र किया है, उनका जवाब हम इस डिबेट में तलाशेंगे। हाई डिबेट बहुत इंपॉर्टेंट समझिएगा क्योंकि ये आने वाले वक्त में घटित होने जा रहा है। कुछ बयान सुनिए। अभी 2 दिन पूर्व ही मुझे अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा प्राण प्रतिष्ठा समारोह में शामिल होने का निमंत्रण मिला है। इसे भी मैं अपना बहुत बड़ा सौभाग्य मानता हूं। आज अयोध्या में राम जन्मभूमि की समस्या का पूरी तरह समाधान ही नहीं हुआ, बल्कि प्रधानमंत्री जी ने आकर के सभी जो भी आशंकाएं थी और जो जनता की आकांक्षाएं थी, देखिए दोनों को समाधान का रास्ता दिया, स्वयं आकर के शिलान्यास भी किया और अब 22 जनवरी 2024 को स्वयं आकर के भगवान राम के भव्य मंदिर में रामलला को विराजमान भी कराने जा रहे हैं। भगवान सिर्फ एक पार्टी तक सीमित रह गए हैं क्या? निमंत्रण देने हैं और उसमें अगर उत्साह और उल्लास सबका देखना है तो सभी को होना चाहिए, सभी को निमंत्रित करना चाहिए। अब उनको अपनी परिस्थितियों को देखते हुए क्या करना है वो निर्णय लेंगे। जो हजारों साल से भगवान के रूप में पूजा जा रहा है उसमें प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे? जो लाखों और करोड़ों के आराध्य है, जिसके प्रति लाखों और करोड़ लोग भगवान मानते हैं, सम्मान देते हैं, पूजा करते हैं, घर घर जन जन में बसे हैं, उसमें आप प्राण प्रतिष्ठा क्या करोगे? ये साबित करने के लिए कि प्राण प्रतिष्ठा करने वाला भगवान से बड़ा है। तो बहनों भाइयों, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य के हमले बीजेपी पर जारी हैं। संजय चौधरी बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आसिम वकार मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी हैं। मनोज यादव समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। चक्रपाणी जी महाराज हमें थोड़ी देर में ज्वाइन करेंगे और उत्तर प्रदेश के जाने माने पत्रकार हेमंत तिवारी जी मेरे साथ मौजूद हैं और थोड़ी देर में हमारे स्टेट हेड वीरेंद्र सिंह जी भी इस डिबेट में आएंगे। तो संजय चौधरी जी, कार्यक्रम की शुरुआत आपसे, और
क्या आप इस बात से सहमत हैं कि एक बहुत बड़ा मुद्दा यानी गेम चेंजर मास्टर स्ट्रोक मुद्दा आपके हाथ लग गया है और इसी अस्त्र के जरिए आप इंडिया गठबंधन का देश भर में मुकाबला करेंगे? देखिए, ये कोई नकारात्मक स्थिति नहीं कि किसी के मुकाबले के लिए ये मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के जन्म के बाद ही भारतीय जनता पार्टी के कोर इश्यूज रहा। बीजेपी विद अ डिफरेंस इसीलिए कहलाती रही कि हमारे 3 कोर इश्यूज थे, राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण, धारा 370 का समापन और इक्वल सिविल कोड। ये 3 हमारे कोर इश्यूज थे और इसी के लिए भारतीय जनता पार्टी भारत की राजनीति में और राजनीतिक दलों से अलग मानी जाती थी। इस बार के चुनाव में जब हम जाएंगे तो इन 3 में से 2 मुद्दों का समापन हो चुका है। 2 मुद्दे ऐसे हैं, विपक्ष भी हम पर हमला करता था कि आप अपने घोषणा पत्र में हर बार इसे शामिल करते हैं, लेकिन ये अपनी परिणति तक नहीं पहुंच पाता। ये गर्व की बात है कि इस बार के चुनाव में हम जाएंगे तो इन 2 मुद्दों के समाधान के साथ जाएंगे। एक बहुत बड़ी वर्षों की तपस्या है जिसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी बीते सालों में हमने 3 सरकारों का बलिदान किया इस मुद्दे को लेकर। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता इसके लिए जेलों में गए। तो बड़े अभियान की सुखद परिणति है कि इस बार के चुनाव के पहले भगवान श्री राम मंदिर का एक भव्य और दिव्य मंदिर पूर्ण हो जाएगा और उसमें गर्भगृह में विग्रह की स्थापना हो जाएगी। एक ऐसा अवसर है कि जो वर्षों की तपस्या की पूर्ण होने की मैं ये जानने में इच्छुक हूं कि वर्ष का आपके लिए ये राजनीतिक रूप से कितना अहम है और इसको आप कितना पॉलिटिकली इसकी धार देंगे? देखिए, ये राजनीतिक मुद्दा होता तो बहुत बार हार का सामना करने के बाद, सरकारों को छोड़ देने के बाद भारतीय जनता पार्टी के लिए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई, उसको मुझको लगता है कि उस समय अगर इस स्थिति को देखा जाए तो इसकी जो भारतीय जनता पार्टी पीछे हुई उसमें भी ये मुद्दा था। अगर उस समय तात्कालिक आधार पर देखा जाए तो मुझको लगता है कि ऐसी स्थिति समझ में आती। लेकिन किसी भी मुद्दे पर जब देश का पूरा एक राजनीतिक दल को छोड़कर सारे राजनीतिक दल जिस विषय में विरोध का स्वर रखते हो उसको लगातार हानि, क्या ये आपके लिए एक वोट मांगने का मुद्दा है? आप इसके आधार पर वोट मांगेंगे? नहीं, कभी नहीं। इसके आधार पर ना हमने वोट मांगा था ना हम वोट मांगेंगे। लेकिन इस मुद्दे के लिए, राम के मंदिर के लिए निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अपनी प्रतिबद्धता रखती थी, रखती है और रखती रहेगी। मुझे लगता है कि भगवान श्री राम के लिए, जिनको इकबाल ने भी इमामे हिंद कहा, भारत की मूल भावना राम के प्रति निश्चित रूप से आत्मीयता की है। और इसी क्या मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात आप लोग कोई वृहद अभियान और कार्यक्रम चलाने वाले हैं? देखिए, कम से कम भारतीय जनता पार्टी इसको लेकर कोई अभियान चलाने वाली नहीं है। थैंक यू। मैं मनोज यादव को आमंत्रित करता हूं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी ने तैयारी कर ली है। हालांकि वो अभी ऑफिशियली कह रहे हैं कि वो कोई अभियान नहीं चलाएंगे, ना कोई इस पे कार्यक्रम चलाएंगे, लेकिन जितने वृहद स्तर पर तैयारी दिख रही है, आप उसकी तैयारियों के सामने कहाँ खड़े हैं? देखिए, ब्रजेश जी, ये बहुत झूठे लोग हैं और झूठ इस कदर का बोलते हैं कि जनता को उसको सही मान लेना पड़ता है। अभी कह गए चौधरी साहब की ऐसा है, जो ये सारे दल हैं पूरे देश में, वो ये सिर्फ राम मंदिर के पक्ष में थे और सारे विरोध में थे। कौन से सबूत हैं आपके पास विरोधात्मक करने के? सारे राजनीतिक दलों का अगर स्टैंड रहा तो ये रहा कि जो निर्णय माननीय कोर्ट का होगा, जो फैसले कोर्ट से आएंगे वही मान्य होंगे सारे राजनीतिक दलों को। और लास्ट में चाहे 2010 का मामला हो हाई कोर्ट का और चाहे अभी का जो आया 19 में, क्या हुआ? जो निर्णय दिया कोर्ट ने सभी दलों को मान्य हुआ। लेकिन इनको सुबह से लेकर शाम तक, शाम से लेकर रात तक और फिर रात से सुबह तक पता नहीं कौन सी दवाई खा के बोलते हैं टीवी पे कि सब विरोधी हैं, सब विरोधी हैं। कानून का पालन आप मंदिर के सपोर्टर हैं सर? जी, आप मंदिर के सपोर्टर हैं? अच्छा, मैं हिंदू धर्म में लेने वाला कौन सा व्यक्ति है जो हिंदू धर्म को मानता है और भगवान को नहीं मानता? नहीं, मैं तो क्लैरिटी चाहता हूं, आप उस पे क्लैरिटी किस तरह की क्लैरिटी? बीजेपी की तरह हम सर्टिफिकेट थोड़ी नहीं बांध के घूमते हैं। आस्था हमारा निजी विषय है, आस्था हमारा बेचने का विषय थोड़ी नहीं है ब्रजेश जी। बीजेपी तख्ती लगा के चलती है, बीजेपी कहती देखो भैया हमने बनाया। अब सुप्रीम कोर्ट के जज साहब पता नहीं वाला कांड क्यों हुआ था, आप अगर मंदिर प्रेमी रहे हैं तो? जी,
कार सेवकों वाला कांड क्यों हुआ अगर आप मंदिर प्रेमी आप थे? एक विद्वान पत्रकार हैं और आपका अनुभव बड़ा है और आपकी पत्रकारिता के कई दशक बीत गए हैं। क्या समाजवादी पार्टी ने कोई गैर संवैधानिक कार्य किया क्या? और संवैधानिक काम किसने किया, गैर संवैधानिक किसने काम किया, ये आप जवाब दे दीजिए। मुझसे बेहतर तो आपको मालूम है। अगर समाजवादी पार्टी गैर संवैधानिक कार्य करती है, आप हमसे 100 सवाल पूछो, हम जवाब देंगे। ये जो बैठे हैं संजय चौधरी ना, ये गैर संवैधानिक लोग हैं और लोगों को भावनाओं में नचाते हैं। कि हमारे गांव में मदारी आता है, कुछ देर के लिए सबको जादू दिखा देता है, कागज के टुकड़े को 100 की नोट बना देता है। वही है ये, जब चाहेंगे जो चाहेंगे दिखा देंगे। लेकिन रियलिटी जो मैंने सवाल आपने पूछे, जिसका मैंने जनवरी जवाब 22 के बाद के माहौल का अंदाजा है आपको? बिल्कुल, पीडीए तैयार है। पीडीए उस तरह से तैयार है जिस तरीके से जनता चाह रही। और अभी एक बात इस डिबेट में आई कि देश की बड़ी आबादी जो है वो ये मुद्दे पे चाहती है। मैं इस बात से इत्तेफाक नहीं रखता। देश की बड़ी आबादी अपने मुद्दों पे आना चाहती है। मंदिर बन गया, सबको खुशी है, लेकिन आप ये बताइए रोजगार कहाँ है? भाई साहब दर्शन करने जाएंगे? अरे अच्छा, चलिए फिर एक सवाल। अभी एक डिबेट में मैंने पूछा था, आपके डिबेट में पूछता हूं। यहाँ पे टोटल आपको मिला के बैठे 7 लोग। अब 7 लोगों में ये बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने अयोध्या में परिक्रमा की है? 5 कुस्सी की या 14 कुस्सी की? हाथ उठवा लो आप, मैं तो जानना चाहता हूं। अपना बता दो। मैंने की है, नंगे पांव की है, नंगे पांव की है। ये भाजपा वाले खात क्यों नहीं उठा भाई? उठना चाहिए ना। वो उधर अध्यक्ष जी भी बैठे, वो भी नहीं बोले। सब ये ठेकेदार लोग पंचकोसी परिक्रमा नहीं कर सकते और बताएंगे हम हिंदू के ठेकेदार। मैंने उठा दिया, कांग्रेस के साथी ने उठा दिया। अब बताओ कौन है असली हिंदू? अगर हिंदुत्व की बात आएगी, मैं आता हूं मेन मुद्दे पे। पीडीए पूरे इतना जबरदस्त परिवर्तन आप लोगों में कैसे हो गया है? नहीं, देखिए, हम भगवान राम को बाजार में खड़े होकर बेच थोड़ी नहीं सकते। हाँ। परिवर्तन वाली कौन सी बात है भाई? ये बेचे, इनके प्रधानमंत्री बेचे, इनके मुख्यमंत्री बेचे। अच्छा, आपकी भाषा में अगर ये बेच भी रहे हैं जी, तो फिर तो आप कैसे करोगे? फिर अगर इनका बिक गया तो? सारे मुद्दों पे तैयारी है इंडिया गठबंधन। क्या सारे तैयारी है। क्या मुद्दे क्या हैं आपके पास? कैसे लड़ोगे? पीडीए कहने से थोड़ी लड़ लो। चाल चलने दीजिए। बीजेपी अगर कह चल दी उन्होंने 22 तारीख की डेट निर्धारित है, अपनी बताओ। तो 22 तारीख को कर लेंगे। अगर आपने अभी सवाल पूछा और बीजेपी के प्रवक्ता ने, एथेंटिक प्रवक्ता ने जवाब दिया कि इसका कोई मुद्दा पॉलिटिकल नहीं बनाएंगे, सिर्फ हम प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। तो आप इनकी बात पर इतना बिलीव करते हैं कि मैं जो ये कह देंगे वो करेंगे? इंडिया गठबंधन अपनी तैयारी कर रहा है। हम भगवान को बेचने की हैसियत नहीं रखते हैं ब्रजेश जी। जो जिसमें हिम्मत हो रामलला अंशु अवस्थी उत्तर प्रदेश में, थैंक यू मनोज जी, शुक्रिया आपका। मैं अंशु अवस्थी को इनवाइट करता हूं, उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता हैं। अंशु जी, मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम तय हो गया है। कांग्रेस इस वक्त क्या स्टैंड रखती है इस मुद्दे को लेकर? देखिए, भगवान राम का, मर्यादा पुरुषोत्तम राम का जो मंदिर बन रहा है, तो उसको लेकर जब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया था, उसी समय हमने स्वागत किया था कि माननीय उच्चतम न्यायालय ने जो निर्णय दिया तो उसका स्वागत है और शीघ्र मंदिर का निर्माण हो। ये हमारी उसी समय की लाइन थी जब मंदिर निर्माण को लेकर निर्णय हुआ था। और क्योंकि हम तो उसे आस्था के दृष्टिकोण से देखते हैं, मंदिर हमारे आस्था का विषय है। ये तो भगवान राम के मंदिर में जो जमीन की सौदेबाजी की है, जो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने 2 करोड़ की जमीन खरीदी और 8 दिन के अंदर जो 18.5 करोड़ की बेची, ये पूरा उत्तर प्रदेश और देश जानता है। हम तो भारतीय जनता पार्टी के साथी से अब जब मंदिर की बात हो रही तो ये सवाल पूछ ही लेंगे और हम उम्मीद करते हैं कि ये जवाब भी दे देंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर जो गठन हुआ था और 2 करोड़ की जमीन 18.5 करोड़ की बीजेपी के नेताओं ने बेची, आज तक भारतीय जनता पार्टी में वो बने हुए हैं। आज तक क्या जांच हुई उसमें? सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के अलावा अभी तक किसी को ऑफिशियल इनविटेशन नहीं गया है। आप लोग क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि आपको इनवाइट किया जाए प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में? देखिए, भगवान राम का मंदिर बन रहा है, सभी की आस्था है, हमारी भी आस्था है और सभी दर्शन करने जाएंगे, हम भी दर्शन करने जाएंगे। हिंदुस्तान का एक एक नागरिक जाएगा। आपकी पार्टी की लीडरशिप भी जाएगी दर्शन करने? बिल्कुल जाएगी। श्रीमती प्रियंका गांधी जी तो इससे पहले भी गई, हनुमानगढ़ी गई, अभी जल्दी में विधानसभा चुनाव के समय गई। नहीं, मैं रामलला के मंदिर की बात कर रहा हूँ। हनुमानगढ़ी तो सब लोग। ब्रजेश जी, जब रामलला जी विराजमान हो जाएंगे तो हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा नागरिक है जो दर्शन करना नहीं चाहेगा? दूसरा, हम भी जाएंगे। सच्चाई ये है कि भारतीय जनता पार्टी हर समय
जो पर एक 15-20 राजनीतिक साल पहले आप जिम्मेदारी- लोगों के स्टेटमेंट इस मुद्दे पे कुछ अलग होते थे। इन दिनों आप भी वही भाषा बोल रहे हो जो बीजेपी बोल रही थी। ना ना, ये परिवर्तन ऐसा क्या बिल्कुल नहीं बहुसंख्यक है। आप राजनीति के रिकॉर्ड- दबाव में आप- है? नहीं, कोई दबाव नहीं। हमारा स्टैंड आज भी क्लियर है कि आस्था हमारा निजी विषय है, आस्था हम रखते हैं। हम डिबेट से आस्था को लगा कि बेचते कहीं नहीं। ऐसा ना हो कि संजय चौधरी लेट हो जाएं और मनोज यादव कूद के पहले वहां पहुंच जाएं। आज तो कंपटीशन हम हो तो- गया इस बात का। नहीं, कोई कंपटीशन नहीं ब्रजेश जी। हम चुनाव में जनता के मुद्दों पर जाएंगे। आस्था हमारा विषय है, हम दर्शन करते रहते हैं। जी। भगवान राम का भव्य दरबार बन रहा, वहां भी थैंक यू, दर्शन आपका करेंगे। शुक्रिया हमारे साथ लेकिन जुड़ने के भारतीय लिए। जनता पार्टी के हमारे लोग- साथ बने ब्रजेश जी, रहिएगा, मैं डिबेट को अपनी आगे बात बढ़ाते मैं हैं। कंप्लीट कर रहा हूं। मेरे जी, भारतीय जनता थैंक यू। पार्टी के लोग किसी भी तरीके से आस्था को बेचना चाहते हैं। थैंक यू। हम मुद्दों पर चुनाव को लड़ेंगे। मैं चक्रपाणी जी महाराज को आमंत्रित करता हूं इस कार्यक्रम में। धन्यवाद अंशु। भाजपा सरकार में जो थैंक यू। प्रदेश का जंगल राज चक्रपाणी बन जी चुका को है, इस कार्यक्रम में इनवाइट किया जाए। चक्रपाणी जी, मैं आपसे समझना चाहता हूं, अब 22 तारीख की तिथि मुकर्रर हो गई है और बड़ा भव्य कार्यक्रम आयोजित होने जा रहा है। आप लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं? जी ब्रजेश जी, देखिए यह तो पूरे देश और विश्व के हिंदू सनातन धर्मियों के लिए अत्यंत प्रसन्नता और सुखद अनुभव है कि 1528 के बाद जिस प्रकार मीर बाकी ने हमारे राम मंदिर को तोड़ा, उसके बाद अनेक संघर्ष हुए और लीगल तरीके से हिंदू सनातन धर्मियों ने, हिंदू पक्षकारों ने लड़ाई लड़ी और माननीय सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय आया और भव्य राम लला का भव्य मंदिर बन गया। चूंकि मैं उसमें पक्षकार था, एक पक्षकार के रूप में मैं था और हिंदू महासभा का ही केस होता। पहला ओरिजिन केस तो हिंदू महासभा का ही था ये। तो निश्चित रूप से जी हिंदू महासभा का ही था, तो निश्चित रूप से, लेकिन उसमें और क्या हुआ, कितने लोग आए, तमाम आंदोलनकारी भी रहे, कितने लोगों ने अपने जान न्यौछावर कर दिया 1528 से लेके और अब तक सैकड़ों हजारों बार जो है हिंदू सनातनी धर्मी चाहते थे भव्य राम मंदिर बने, लेकिन वो सुखद अनुभव अब हो रहा है और बन रहा है। तो हमें लगता है छोटी छोटी बातों को बुला करके और हमें लगता है कि उसका आनंद लेना चाहिए और भगवान चक्रपाणी जी, क्या इसका राजनीतिकरण होगा? आपको लगता है कि मंदिर का राजनीतिक इस्तेमाल वोटों के लिए किया जाएगा? देखिए ब्रजेश जी, मैं आपको बताना चाहता हूं, बीजेपी में और अन्य पार्टियों में एक अंतर रहा। जैसे समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी विपक्ष में जो रहा, बीजेपी ने कभी राम मंदिर के खिलाफ नहीं बोला। राम मंदिर के लिए हमेशा कृत संकल्पित रहे कि हम करेंगे। ये अलग बात है कि ये निर्णय कोर्ट से आया है, संसद से नहीं बना, अध्यादेश आके नहीं बना, लेकिन फिर भी हमेशा बीजेपी के साथ खड़ी रही, वो बोलती रही राम मंदिर के लिए। पर इन दिनों आप देख रहे होंगे कि अपोजिशन, चाहे कांग्रेस हो या समाजवादी पार्टी, ये लोग भी आजकल उसी भाषा में बात कर रहे हैं। हाँ, अभी आदरणीय मनोज जी कह रहे थे कि कौन कौन परिक्रमा किया है। भाई ऐसा है, परिक्रमा हर व्यक्ति वहां जाके करता है और करना चाहिए, लेकिन आप हाथ उठवा रहे हैं। काश हाथ ये उठवाते कि कौन ऐसी पार्टी, सत्तारूढ़ पार्टी थी जिसने राम भक्तों पे गोली चलवाई, तो शायद डिबेट में आने पहले मुझे मैसेज किए थे मनोज यादव कि 22 तारीख के पहले वो पैदल जाएंगे लखनऊ से अयोध्या तक। बिल्कुल जाना चाहिए, संजय चौधरी को इस पे थोड़ा, हर पार्टियों को उसमें सम्मिलित होना चाहिए। हाँ, मतलब ये लोग थोड़ा डिफरेंट प्लान कर रहे हैं। अब कह रहे हैं हम पैदल जाएंगे लखनऊ से अयोध्या। हाँ, नहीं जाना चाहिए। देखिए ताकत बीजेपी में नहीं, ताकत हिंदुत्व में है और हिंदुत्व को कोई भी अनदेखा करेगा तो उसको खामियाजा भुगतना पड़ेगा। लेकिन सबसे पहले मनोज जी से मेरा निवेदन होगा, आदरणीय प्रवक्ता जी से, कि आप स्वामी प्रसाद मौर्य जी को कंट्रोल करिए, अन्यथा सब कुछ आपके बिखेर देने वाले हैं। उत्तर प्रदेश, जिस उत्तर प्रदेश राम की धरती है, वहीं पे रामचरितमानस। थैंक यू सर, आपका शुक्रिया, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। करते आसिम वकार जी मेरे साथ मौजूद हैं, MIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता और इस मुद्दे को लेकर काफी लंबे समय तक मुखर थे। 3 महीने पहले हमने इस विषय पर एक डिबेट की थी, तब आसिम वकार ने ये बात कही थी कि मंदिर की जब प्राण प्रतिष्ठा होगी उसके बाद बहुत ही व्यापक और बड़ा कार्यक्रम होगा और एक राजनीतिक आंदोलन में बीजेपी से कन्वर्ट करेगी। पर बीजेपी के ऑफिशियल प्रवक्ता ने आज कह दिया कि नहीं करेंगे। वकार साहब, आप उस वक्त कह रहे थे कि ऐसा होगा, पर बीजेपी ने तो कह दिया वो ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा आप सोच रहे हैं। सर, मैंने तो आपके ही चैनल पर जब भारत जोड़ो यात्रा चल रही थी, मोहब्बत की दुकान खुल रही थी, तो आपने उस वक्त मुझसे एक सवाल पूछा था कि
जो मुद्दा होगा वो कांग्रेस भारत जोड़ो यात्रा चला रही है और मोहब्बत की परिभाषा समझा रही है, इस पर चुनाव लड़ा जाएगा। मैंने कहा था अभी वक्त आने दीजिए। मैंने उस वक्त आपसे कहा था कि 15 जनवरी से 25 जनवरी के बीच हाँ अनाउंस कर देंगे, मंदिर का इनॉग्रेशन करेंगे ये लोग। उस वक्त कहीं कोई डेट वेट नहीं थी। वकार साहब, मैं अचरज में हूं कि इतनी अंदर की बात आपको कैसे पता रहती है? नहीं, मैंने तो 15 जनवरी और 25 जनवरी के बीच की डेट भी दी थी। हाँ, दी थी आपने। वही मैं कह रहा हूँ, हेमंत जी भी हैरान है कि इतना अंदर का कैसे आपको मालूम रहता है। मुझे एक अखबार नहीं, आपने मुझे एक व्हाट्सएप किया था, एक अखबार की कटिंग। मैंने आपसे जितनी बातें कही थी वो सब सच होंगी। मैंने उस दिन भी आपने कहा था आपको कैसे पता, तो मैंने कहा था जब जिस दुश्मन से आप लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी तरह सोचना शुरू कर दीजिए तो आपको सारा पूरा सिनेमा जो है वो दिखने लगता है। दुश्मन? मैं अभी मनोज यादव साहब को सुन रहा था। हाँ। मनोज यादव साहब ने खाली इतना नहीं कहा, इनका मतलब शुक्रिया अदा कर दें, ऊपर से मुलायम सिंह इनका शुक्रिया अदा कर रहे होंगे आसमान से। कैसे? कि भाई मनोज यादव जी ने मुझको कातिल नहीं कहा, कि ये नहीं कहा कि मुलायम सिंह जी कातिल हैं, बाकी सब इन्होंने कर दिया। समाजवादी पार्टी का एजेंडा ही चेंज हो गया। मैं खुल के बोल रहा हूं सर। कांग्रेस के बारे में एक बात बोल दूं कि कांग्रेस पार्टी कभी जिंदगी में कोई एक स्थायी कदम नहीं उठा पाई। कभी ये कहते थे कि हम मस्जिद वहीं बनाएंगे, कांग्रेस का ही ऑफिशियल स्टैंड था, हम मस्जिद वहीं बनाएंगे। हाँ, कहा था, बिल्कुल। मुसलमानों को बना के देंगे, हमें देश से हम माफी मांग रहे हैं। कभी ये कहते हैं कि ताला हमने खुलवाया, कभी कहते हैं मूर्ति हमने रखवाई, कभी कहते हैं कि हम ही ने आंदोलन आगे बढ़ाया। तो ये सब अनस्टेबल लोग हैं, इन पर यकीन ही नहीं किया जा सकता। ना इनका मैनिफेस्टो क्लियर है, ना इनका एजेंडा क्लियर है, ना इनकी मानसिकता क्लियर है। ये लोग ऐसा कैसे बदल गए? मैं तो मनोज और अंशु की बात सुनकर मैं भी हैरान था, तो मैंने सवाल पूछा, ये इनकी बातें आपको चकित नहीं करती कि इनका बस नहीं चलता? नहीं, संजय चौधरी से 2 कदम आगे चले जाएं। अगर अखिलेश यादव जी कभी मोहतरम जनाब पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी अगर मुझे कहीं मिलेंगे तो मैं कहूंगा अपने प्रवक्ताओं को बुलाकर एक बात ये क्लियर कर दीजिए कि जब अब मंदिर की मस्जिद की बात आए तो सारे प्रवक्ता मिलकर बीजेपी की तरह से ये कहना शुरू कर दें कि मुलायम सिंह कातिल थे कार सेवकों के, मुलायम सिंह ने हत्या की कार सेवकों की, ये कहना शुरू कर दें। ये लोग क्या आइडियोलॉजी है साहब इनकी पार्टी की? आप क्यों मजबूर करते हैं कि आपके हिसाब से ये बोलें? ये सच्चाई क्यों चाहते हैं कि आपके हिसाब से सोचें और बोलें? ये बड़ा हमला कर दिया। 1 सेकंड रुक जाइएगा, मैं दूंगा समय आपको। सब्र करना चाहिए, उधारी नहीं, पहला राउंड चल रहा है, मैं समय दूंगा, मैं तगड़ा दूंगा अभी। हाँ बिल्कुल देना, ले लें। अभी देखो, सुनने की सर क्षमता विकसित करो सर। अभी मैं दे रहा हूँ सर, सुनने की क्षमता विकसित करो, सुनूंगा, विकसित करो सर। वकार साहब गो हेड। चुनाव बारे में बोल देना। रुक जाओ, तसल्ली। समय ना दूं तो कहना। वकार साहब बोलो आप। नहीं, देखिए मुझे और धमकाओ मत असीम वकार को, वो अपना जवाब देते हैं। वकार साहब बोलिए आप। नहीं, मैंने आपसे उस दिन नहीं, जब जिस वक्त आपने मैंने ये बात कहा था कि बीजेपी ऐसा सा प्लान कर रही है, सर वैसे ही प्लान होगा। संजय चौधरी साहब कुछ भी कहें, मैंने आपसे कहा था पूरे भारत से मैक्सिमम नंबर्स जो हैं वो लोगों के ये अयोध्या लाने की कोशिश करेंगे। वो 25 करोड़ भी हो सकते हैं, 50 करोड़ भी हो सकते हैं, 60 करोड़ लोग भी हो सकते हैं। ये जितने लोगों को भारत अयोध्या ला सकते हैं लाएंगे। तो ये बात जो आप कह रहे हैं, ये मनोज यादव और अंशु को समझ में क्यों नहीं आ रही है? सर ये हमसे ज्यादा बेहतर लोग हैं, ये हमसे बड़ी पार्टी के नेता हैं सर। फिर मैंने आपसे कह दिया कि इनको सब पता है, मैं सब जानते हैं क्या करना है। मनोज आप क्यों तिल मिला रहे हो भैया? मनोज यादव समय दूंगा, आप सुनने की यादव ने आपको कहा कि वकार साहब बोलो आप। नहीं, अभी आपने, मैंने सुना अभी आपने कहा कि मनोज यादव ने आपको मैसेज किया कि पैदल पैदल जाएंगे। हाँ, ये कहिए कि ये गुलाटी मारते हुए नहीं जाएंगे। ऐसे मत बोलो वकार साहब, गुलाटी मारते हुए जाए। आस्था है, इनका रिलीजियस बिलीफ है, आप ऐसे कैसे? ये सब एक एजेंडे पर सर, सुनिए सर, ये मस्जिद और मंदिर वाले एजेंडे पर, ये जब मस्जिद थी, मस्जिद शहीद नहीं हुई थी, उस वक्त से लेकर और आज तक
ये सारे लोग बीजेपी के साथ खड़े थे। ये अंदर से बीजेपी के साथ हैं, अंदर से इनकी जो मानसिकता है, जो इनका जो लहू बह रहा है, वो सब आरएसएस वाला है। देखिए मनोज यादव, नहीं ये तो गंभीर आरोप आप लगा रहे हो। ओके मनोज, वोट चाहिए मुसलमानों का, ठीक है, हाँ नहीं वोट चाहिए मुसलमानों का, अच्छा, लेकिन मस्जिद नहीं मानेंगे, आप मंदिर मानेंगे। आप हालत देखिए। मेरे ख्याल से बहुत लंबा बोल दिए और अच्छा बोल दिए, आपका बड़ा धन्यवाद। खुल के बहुत बोलते हैं आप, थोड़ा अपने बारे में भी खुल जाया करिए, क्योंकि जनता खुल के आपको जानना चाहती कि आप खुले किधर हो, इधर खुले हो कि उधर खुले हो। एक इलॉजिकल बात इस डिबेट में हुई, 40 करोड़ लोग आएंगे। अरे इंसान का दिमाग है कि गधे का दिमाग है इसमें? इस तरह की भाषा नहीं, गलत बात पूछ रहा हूं। आप सभ्यतापूर्वक उत्तर प्रदेश की आबादी 25 करोड़, एक मिनट रुकिए इस सर, तरह के शब्द एक मिनट सर, 25 करोड़ आबादी उत्तर प्रदेश में, रहने की जगह नहीं, चलने की जगह नहीं, 40 करोड़ उत्तर प्रदेश में बाहर गधे ने तुमको पैदा किया है। कौन सी बात बता रहे हो? भाषा नहीं, गलत बात, मैं अलाउ नहीं करता हूँ, गलत बात, एक दूसरे की सभ्यता से, नो गलत बात, नो प्लीज, देखो सुनो, प्लीज, आपकी पार्टी और मनोज यादव, नहीं प्लीज, आसिम बकार जी प्लीज, मुबारक, आप मनोज जी आप बिल्कुल भाषा की संयम रखिए, भाषा का संयम इस्तेमाल नहीं करता हूं। बीजेपी की जीत के लिए भाषा का एक सेकंड के अंदर तुम्हारी पूरी हैसियत और औकात बता कर रख दूंगा। जो भी आपको बिछाना है वो बिछाइए, बिल्कुल पैजामे मालूम है। डोंट यूज सच टाइप, कैसी भाषा है? समाजवादी पार्टी संवैधानिक गलत दायरे में भाषा रह के बात करती है, थैंक यू। नेताओं की तरह हेमंत तिवारी को लाया जाए डिबेट, 15 मिनट, थैंक यू, शुक्रिया। आप दोनों लोग रुकिए, पहला राउंड चल रहा है, मैंने केवल आप लोग को काउंटर का टाइम दिया। थैंक यू, हेमंत तिवारी जी को लिया जाए, उसके बारे में बता रहे हो। थैंक यू। हम संविधान से अलग बात नहीं करते हैं। तुम्हें पैदा किया उसके बारे में बता रहे हो, गधा किसको कह रहे हो? क्या बताओगे? तुम्हें पैदा किया है, क्या खुल के बोलो ना, थोड़ा खुल के बोलो। ऐसी भाषा क्यों? सम्मान पूर्वक, एक दूसरे के रिस्पेक्ट। हेमंत तिवारी जी को स्क्रीन पे लिए जाए। हेमंत जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं, आने वाला वक्त बदतमीज कहीं मंदिर, वकार साहब प्लीज, देर में याद आया, वकार साहब प्लीज, बहुत देर से समझ में आया हो गया। आप दोनों लोग प्लीज कोऑपरेट करें थोड़ा, और अब लाखों लोग सुन रहे हैं, क्या मैसेज जाएगा? तीखा बोलना जानते हो, तीखा सुनना नहीं जानते हो? अच्छा नहीं लगता है, तीखा सुनना सीखो। हाँ, अपने बाप का नाम मत लिया करो। तीखा सुनना सीखो, बाप का नाम नहीं सुनना आता तो टीवी पे मत बोलो। दोनों की आवाज रोकी जाए, असभ्यता स्वीकार नहीं है, असभ्यता स्वीकार नहीं है। हेमंत तिवारी जी बोलेंगे। हेमंत जी, इसका इम्पैक्ट आप बताओ, जनवरी 22 के बाद इसका इम्पैक्ट सीरियस डिबेट कब सीखोगे? करते हो नहीं, अंशु आप शांत हो जाओ, हेमंत जी की बारी है, बोलिए हेमंत जी। भाई साहब, पहले ये चड्ढी, नारा, गधा, उल्लू, अपलोड ये सब बंद कराइए। ये आपकी डिबेट है, बहुत सम्मानित डिबेट है। मैंने मना कर दिया, मान भी गए, कोई बात नहीं। शुरू कर दे रहे हैं मंदिर मस्जिद को लेकर के, जो अतीत में हुआ है, जो वास्तव में हुआ है, बहुत रवा रहा है। मोहब्बत की बात करिए, मंदिर मोहब्बत के लिए होता, प्रेम के लिए होता, आस्था के लिए होता। जी ब्रजेश जी, आपका जो प्रश्न है उसमें मुझे लगता है कोई चीज छुपने छुपाने की बात नहीं है। यह स्थापित सत्य है कि भारतीय जनता पार्टी ने मुसलसल यानी लगातार राम मंदिर को अपने एजेंडे पर रखा। तो मैं तो नहीं मानता हूँ भारतीय जनता पार्टी ने मंदिर तो एक ट्रस्ट बनवा रहा है, उसके पर्यवेक्षण बन रहा है। तो अव्वल ये बात है, पूरे हिंदुस्तान को इस बात की इजाजत होनी चाहिए कि वो बढ़िया जाए, अच्छा दर्शन करे, जिसको परिक्रमा करना है परिक्रमा करे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। हुआ मतलब जो अतीत में हुआ उस पर चर्चा करना जरूरी है। चर्चा का सार यह है कि लाभ तो मिलता है पॉलिटिक्स, ये तो मिलता, और खासतौर से तब जब इस मुल्क में धार्मिक आधार पर कट्टरता बढ़ रही हो। जैसे मुझे कहने में शर्म लगती है, लेकिन ये सत्य है, ये बहुत बड़ा सच है कि पिछले 3 दशकों के दौरान भारत में धार्मिक आधार पर कट्टरता, किसी को धर्म से वोट चाहिए, किसी को जात से वोट चाहिए, किसी को और अन्य तरीके से मंदिर मस्जिद को वोट चाहिए। ये किया है लोगों ने, इन्होंने इधर किया, उन्होंने उधर किया, लेकिन एक करने में भारतीय जनता पार्टी भारी रही। भारतीय जनता पार्टी 2 सांसद से शुरू होकर के आज किस पोजीशन में है, ये भी सच है। इसका इस्तेमाल बीजेपी हेमंत जी कैसे करेगी? मैं जनवरी के बाद के माहौल के बारे में आपसे समझना चाहता हूँ। मैं जनवरी के बाद की बात कर रहा हूँ, मैं इलेक्शन की बात कर रहा हूँ ब्रजेश जी। भारतीय जनता पार्टी को अतीत के चुनाव में इसका प्रत्यक्ष लाभ मिला है।
और भारतीय जनता पार्टी के जो मुखालिफ रहे हैं उनको दूसरे पक्ष का लाभ मिला है कि हमने आपने देखा नहीं क्या आंख पर पट्टी बांध ले, आंख पर पट्टी नहीं बनी थी। किसी को मुस्लिमों को के लिए सब कुछ करना है, किसी को हिंदुओं के लिए करना है। अब चूंकि हिंदुओं पर हेमंत जी वो बाड़ा टूट गया है, आप विपक्ष की भाषा सुन रहे हैं, इन दिनों विपक्ष की लैंग्वेज आप सुन रहे हैं। मैं बता रहा हूँ ये लैंग्वेज वहां तो लाठियां चली है साहब, कितने दंगे हो गए हैं साहब, आप भूल गए। इधर कुछ दिनों दंगे नहीं दिखाई पड़े, वरना यही मंदिर मस्जिद अजान और इसको लेकर के दंगे हो जाते थे, बहुत दंगे हुए हैं और उसका पॉलिटिकल फायदा भी उठाया गया है, पहले छोटे लेवल पर बाद में बड़े लेवल पर। और इसमें कोई शक नहीं कि भारतीय जनता पार्टी लगातार इंटैक्ट रही इस इशू पर, तो फायदा उनको मिलना है, फायदा उन्होंने लिया, उन्होंने सरकारें बनाई है और आज उनकी पोजीशन सबसे बड़ी है, सबसे बड़ी पार्टी। और दूसरे सारा काम होशियारी से करते हैं, ऑर्गेनाइज तरीके से करते हैं। ये कौन सोच रहा है? पर संजय चौधरी तो अभी कसम खा रहे हैं कि नहीं नहीं हम इस मुद्दे का कोई राजनीतिक इस्तेमाल, कोई आंदोलन और कार्यक्रम नहीं करेंगे। क्या ये जो कह रहे हैं उस पर बिलीव किया जाए? अच्छा, अगर संजय चौधरी साहब सवाल करेंगे जवाब एक देंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक एक सांस्कृतिक संगठन है, इसको आप विश्वास करेंगे? इस देश में कोई विश्वास करेगा? तो आप कहते हैं कि मैं संजय चौधरी की बात ना मानूं? भाई देखिए, उन्होंने यही कहा और किया क्या, उसका फायदा कितना बड़ा। क्या मुसलमानों को वोटों के लिए लोग किसी स्तर पर नहीं चले जाते? इस देश में जाते हैं। उन्होंने पकड़ा कि इनकी संख्या ज्यादा है। अरे हेमंत जी समय बदल गया है, वो पैदल जाने को कह रहे हैं मनोज की, पैदल जाएंगे लखनऊ से अयोध्या। अब ये मनोज जी की अपनी धार्मिक आस्था है सर, ऑफिशियल प्रवक्ता है सर, टाइटल के आगे प्रवक्ता लिखा हुआ है सर, क्या ये इनका कोई निजी बयान नहीं है सर। डिम्पल यादव के साथ घर बैठ पूजा नहीं करते, वो तो सब करते हैं जी। और वही उनके एक महासचिव सनातन के बारे में क्या क्या बोलते हैं। ये पॉलिटिकल गेम है और पॉलिटिकल गेम की एक सबसे बड़ी सच्चाई है कि भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा एजेंडा है ये 2024 के पहले। मैं संजय चौधरी को वापस इनवाइट करता हूं इस डिबेट में। संजय चौधरी जी, सब लोग ये कह रहे हैं कि मैं आपकी बात पर बिलीव ना करूं, आप मुझे कारण बताइए कि आप पर बिलीव क्यों किया जाए? नहीं, इसीलिए किया जाए क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने इस राम लला के विग्रह के पूजन को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं बनाया है और कोई घोषित अघोषित कोई कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी का राम लला के विग्रह के पूजन का नहीं है। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने देश के प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया है, वो आएंगे। राम जन्मभूमि ट्रस्ट और उसके साथ काम करने वाले लोग कैसे कार्यक्रम करेंगे ये उनकी बात है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने कहा इस विषय को लेकर कोई कार्यक्रम नहीं है। लेकिन हाँ, ऐसे लोग जो इस राम मंदिर पर ताला लगाते थे, ऐसे लोग जो आज इस बात की कसम खा रहे हैं कि हम 16 कोसी 5 कोसी परिक्रमा करते थे, उनके मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव इसी परिक्रमा को प्रतिबंधित करते थे। आज यही लोग अपने पैमाने से बदलते हुए राम के भक्त बनने को दिखाई दे रहे हैं। ये देश की राजनीति के अंदर परिवर्तन है और मुझे लगता है जब आपका इतना विशाल हृदय से आप बात कर रहे हो तो फिर अपोजिशन वालों को भी इनवाइट करो इस प्रोग्राम में। आपको मांग करनी चाहिए कि इनको बुलाओ, ये तो पता चल जाएगा कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है। इनवाइट कर देखिए, इनवाइट करने का काम तो ट्रस्ट को है। मुझे लगता है कि वो जो भी उसके लिए अरे सर सब आप ही का कह दो, एक मैसेज कर दो कि बुला लें। नहीं भाई, सभी के लिए स्वतंत्र है। अब तो लोग अपने कोट के ऊपर जनेऊ पहन रहे हैं, कश्मीरी ब्राह्मण बन रहे हैं और देखिएगा मैं विश्वास करता हूं कि ये लोग भी आएंगे। और ने एक बात कही कि आप इसको बहुत बड़ा एजेंडा बनाएंगे, करोड़ों लोगों को लेकर आएंगे और इसको अभियान की तरह चलाएंगे, और वो बड़ा स्पेसिफिक क्लेम किया उन्होंने। नहीं, वो देखिए भारतीय जनता पार्टी को, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता होने के नाते इसको ऑथेंटिक रूप से कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी का इस गर्भगृह के शिलान्यास का कोई कार्यक्रम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये ट्रस्ट इसको आयोजित कर रहा है और ट्रस्ट जिस प्रकार से आयोजित कर रहा है वो कार्यक्रम अच्छा हो, ये हम सबकी इच्छा है। थैंक यू। आप क्या कह रहे थे मनोज यादव, बोलिए। नहीं देखिए, अगर आरोप प्रत्यारोप सिर्फ लगाने के लिए डिबेट में देखो, मैं मेरे एक रिक्वेस्ट सुनो, हम लोग बड़े आराम से बात करें। आपको कड़ी बात भी कहनी है, डोंट यूज कोई ऐसी डिफेमेटरी वर्ड मत यूज करो, आराम से बोलो। नहीं, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ। 40 करोड़ की बात इकट्ठ करने की लॉजिकल बात बताइए ना।
एक डिस्ट्रिक्ट में कितने करोड़ लोग आ क्यों सकते हैं? मिर्ची लग गई? अगर नहीं, आसिम मैं वकार एक ने बात पूछ लिया बता- कि भैया देखिए, आप तो पहले ये कहते थे अब ये कहते हो, नहीं, क्यों मिर्ची लगती है? वसीम जी कुछ भी कह सकते हैं, इनका काम ही कुछ भी कहने के लिए क्यों? है। इनकी पार्टी भी कुछ भी कह सकती है। संविधान को ऐसे उड़ा के जेम्स बॉन्ड की तरह धांस गोली मार देगी संविधान की किताब में। ये तो इनको तो ये राइट मिला है ना। क्यों? क्योंकि ऊपर हाथ रखा हुआ है ना दिल्ली वाले बॉस कब जो कहा हैं। आसिम वकार ने कि उस संविधान को गोली मार देंगे? ये तो बात अरे आप- फिर जब दूसरी कहा पार्टी उन्होंने? पे आप आरोप लगाओगे, मुझे नहीं लगता कि उन्होंने कोई मैंने संविधान विरोधी आपके बात सवाल कही है। का एक जवाब दिया था। आप ये बताओ समाजवादी पार्टी ने गैर संवैधानिक कौन सा काम किया? आप बता दो, इस पैनल में बैठे लोग बता दें, वरिष्ठ पत्रकार महोदय, इतना आपसे भी बड़ा अनुभव उनका, बता दो कौन सा काम अयोध्या को लेके, राम मंदिर को लेके, कौन सा गैर संवैधानिक काम? मुंह से बक देना एक बात है, कुछ भी कह दो। मैं भी कहूं जो कही है भाई 10 बातें मैं बीजेपी और जितने लोग इस पैनल में बैठे उससे बड़ी बात कह दूं, लेकिन उससे बात सच्ची नहीं हो जाएगी। सच्ची बात तब होगी जब लॉजिकल अंशु बात थोड़ा वेट होगी, करिएगा, सत्य मैं बात। थोड़ा इनसे आसिम वकार चूंकि मसला फंसा हुआ है तो मैं इनसे ओपिनियन ले लेता हूँ। बताइए भाई आसिम वकार जी। एक अनुरोध है ब्रजेश जी, एक अनुरोध है ना, मेरा मैं फिर छोटा कह रहा हूँ सा। भाषा की मर्यादा हाँ, से। अनुरोध है मेरा हाँ। कि बहुत ही लिमिटेशन में बात कही जाएगी। नहीं लेकिन आप जितने किसी दायरे को मैंने ये कहा नहीं है। कह सकते हो, नहीं तो शर्तें नहीं लगा अनावश्यक सकते बात हो। कही जाएगी तो मैं जवाब गाली तुरंत गलौज की दूंगा। भाषा नहीं चलेगी। आसिम वकार बोलिए सर, ये कह रहे हैं हमने कौन से गैर संवैधानिक काम किया, एक आसिम वकार बता दें। तो मैंने कौन सी गैर संवैधानिक बात की? मैंने बोला इनको भाई मैं खाली ये कह रहा था कि नेताजी ऊपर से देख रहे होंगे, भारतीय जनता पार्टी उनको कातिल कहती है कार सेवकों का, यही बाकी रह गया। मैंने यही तो कहा। तो आप और इनसे क्या कहा क्या मैंने? एक्सपेक्ट आपको करते बुरा हो? क्यों ये लग क्या रहा है? ऐसा करें वो जिससे निरक्षर आपको हैं, सुकून मिले? अनभिज्ञ हैं, अज्ञानी एक हैं, सेकंड, इसी मैं वजह से बात वो इस कर तरह रहा की हूं। भाषा मैं बोलते पूछने हैं। दीजिए जी। आप वो ऐसा क्या करें भाजपा वकार साहब वाले जिससे पढ़े आपको लिखे सुकून नहीं। मिले? देखिए, मुलायम सिंह यादव जी ने 1991 में जब वो मुख्यमंत्री थे तो सुरक्षा सलाहकार परिषद को एक खत लिखा था कि भारत में चारों तरफ से अयोध्या में आताताई आक्रमण करने वाले हैं, अयोध्या में बाबरी मस्जिद की सुरक्षा के लिए मुझे केंद्रीय बल मुहैया कराए जाएं, आताताई आक्रमण करने वाले हैं। ये अल्फाज थे नेताजी के। और जब 2010 में फैसला आया मायावती जी की सरकार में, तो मैंने शाहिद मंजूर साहब पूर्व मंत्री विधायक जी, नवाब इकबाल महमूद साहब पूर्व मंत्री विधायक जी, और हमारी पार्टी के एक यूथ के नेता थे उमर मोनिस, हम चारों ने एक होल्डिंग लगाई थी पार्टी के गेट पर। वो होर्डिंग कई अखबारों ने छापी थी और उसमें लिखा हुआ था, नेताजी का पूरा लेटर लगा हुआ था। नेताजी ने बुला के हमसे कहा था कि तुम्हारा धन्यवाद कि तुमने मेरे लेटर को पार्टी के गेट पे लिखा, लगाया। 20 फीट की होर्डिंग लगाई थी। तब आप सपा में ही थे मैं ना? उस मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं, मैं उसमें समाजवादी में था। मैं उन मुलायम सिंह यादव की बात कर रहा हूं कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बाबरी मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा, किसी भाषण में उन्होंने विवादित स्थल नहीं कहा, किसी भाषण में उन्होंने ये नहीं कहा कि महाराम मंदिर है। आज उनकी बनाई हुई पार्टी के लोग ये कह रहे हैं कि हम लेट के जाएंगे और बैठ के जाएंगे और मंदिर के साथ हैं। ये सवाल मनोज यादव से नहीं है मेरा, मनोज यादव तो कल के भी पार्टी में आए हैं। ये सवाल है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, मैं जवाब दूंगा। ये सवाल है समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव साहब से, ये सवाल है मुलायम सिंह यादव जी के छोटे भाई जनाब शिवपाल यादव जी से, जिन्होंने पूरी जिंदगी मुलायम सिंह यादव जी के आदर्शों पर चल के गुजारी। और आज ये लोग बैठकर यहां एजेंडा और पूरा का पूरा जवाब देंगे, जवाब पार्टी देंगे। लाइन बदले दे रहे हैं। सर ये उनकी देश पार्टी पूछेगा को पूरा क्या इनसे लाइन सवाल, लेना? मैं नहीं पूछ रहा हूं। आप इनको फोर्स मैंने- क्यों कर रहे हो सुनिए कि नहीं नहीं तुम सर, इसी लाइन पे आओ सुनिए। सर? नहीं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैंने सवाल खड़ा किया। मैं बीजेपी भी सवाल खड़ा करता हूं। देखिए, कांग्रेस ने जब सरकार थी 1992 में डेमोलिशन के बाद, प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी ने कहा था कि हम मस्जिद बना के देंगे। जी मेरी भाषा थोड़ी ना थी। अब इस पर अगर कांग्रेस मुझे गाली बकने लगे या कांग्रेस के प्रवक्ता तो भगे। मैं ये थोड़ी ना कह रहा हूं कि मैं ओके, कहवा देता। अंशु अवस्थी। भाई नरसिम्हा राव जी का बयान है प्रधानमंत्री एज ए प्राइम मिनिस्टर।
मनोज, मैं थोड़ी देर में आपको टाइम देता हूँ, थोड़ा सा रुक जाएं। मैं अंशु अवस्थी उसके बाद में थैंक कई यू। प्रोग्राम नहीं, कई बयान इन लोग के ये भी हैं Thank कि you। हमने ताला खुलवाया, हमने मूर्ति रखवाई, हमने पूजा कराई। वकार ये साहब भी थोड़ा सा बयान रुक है जाएं, कांग्रेस मैं के। मैं तो अंशु दोनों को आपके बातें साथ बोल रहा हूं। कनेक्ट करता हूं, अंशु आपको इसका जो बेटर समझ रिप्लाई में आए कर रख पाएंगे। लीजिए। अंशु अवस्थी, आपको जो मुझे Go कहना हो ahead। कह लीजिए, लेकिन सच्चाई के साथ कभी मत थैंक यू वकार साहब, सच्चाई के साथ खड़े रहिए। शुक्रिया। बोलिए अंशु अवस्थी। देखिए ब्रजेश जी, हमारा 2024 के चुनाव को लेकर यही कथन है और भारतीय जनता पार्टी से सवाल भी है कि आप भगवान राम की बात कर रहे हैं, मंदिर की बात कर रहे हैं, आस्था को बेचने की बात कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम तो सभी को लेकर चलने की बात करते थे। मंदिर को लेकर जो ट्रस्ट आपने बनाया उसमें एक भी कोई पिछड़े वर्ग से क्यों नहीं भाई, एक भी दलित समाज से क्यों नहीं, नहीं? वकार साहब की बात हनुमान पे जी आइए कि हनुमान जी की आपके जाति पता पार्टी है की उत्तर सरकार प्रदेश के थी, मुख्यमंत्री श्री प्रधानमंत्री आदित्यनाथ जी नरसिम्हा को राव थे, दलित उन्होंने कहा था मस्जिद लेकिन वहीं जो दलित बनेगी। सड़कों पर आसिम घूम रहे वकार हैं, तो वही पूछ रहे हैं कि जिन पर बनी आप- क्या? मैं ब्रजेश जी अपनी बात कंप्लीट कर लूं, बनी मैंने क्या? सबसे सबको सुना है, मैं अनुरोध करता हूं, मैं अपनी बात 30 सेकंड सवाल ले लो, फिर उसके बाद पूरा रिप्लाई देना। जी जी बता दीजिए, सवाल भी दीजिए। आपने ये कहा था, आपकी पार्टी की हुकूमत थी दिल्ली में और आपने कहा था कि मस्जिद वहीं बनेगी। आसिम वकार पूछ रहे हैं कि भाई उस वादे का क्या हुआ जो प्राइम मिनिस्टर ने तब के किया था? नहीं, आसिम वकार को तो हमसे पूछने की बजाय सर्वोच्च न्यायालय जाना चाहिए, सर्वोच्च न्यायालय में जाकर पूछे। भारतीय जनता पार्टी जो है, जिनके साथ ये बैठते हैं, जिनके साथ उठते बैठते खाते पीते हैं, ये हमसे पूछने की बजाय सर्वोच्च न्यायालय से पूछे। सर्वोच्च न्यायालय के पर निर्णय के आधार अच्छा, पर आसिम वकार निर्माण कुछ हो भी रहे हैं। पूछ लेते हैं तो आप तो फौरन मैं कहते हो अपनी कि बात- इनके साथ खाना ब्रजेश जी, कहाँ मैं खा अपनी रहे हैं बात पूरी खाना? कर दूं। मैंने आपसे नहीं, अनुरोध सर, एक करना लाइन बोलना मांगा चाह था। रहा मैं सर, आऊंगा एक वकार लाइन साहब, बोलना प्लीज चाह रहा वेट। वकार साहब प्लीज देखिए, वेट। एक लाइन बोलना अंशु चाह रहा कंप्लीट। पिछड़े सर, एक पिछड़े बात वर्ग निकल के जाएगी, सर, लोग प्लीज। एक भी ट्रस्ट में मैं नहीं अंशु है। भाई से ओके। बात करना चाह हनुमान रहा जी की था। जाति ठीक है, पता वकार साहब उत्तर बोलिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री अंशु जी एक को, सेकंड वेट लेकिन करना दलित प्लीज। समाज का आदमी अंशु नहीं एक होगा। सेकंड, अंशु एक सेकंड। भगवान वकार साहब राम का 20 सेकंड बोलिए। जन्म दशरथ के यहाँ नहीं बोलिए। हुआ, ये बात संजय निषाद Thank जी you। को जानकारी है। सर, लेकिन सर, शांत संजय करा निषाद दीजिए। अंशु जी प्लीज भाजपा वेट। की गोद में बैठकर अंशु 2 कहते मिनट हैं। रुक जाओ, 2 ये मिनट। हाँ, आस्था वकार को साहब बोलो। बेचने वाले लोग हैं ब्रजेश बोलो जी। वकार साहब। सिर्फ और सिर्फ आस्था को बेचना Thank you, चाहते हैं। thank you। हम तो देखिए- सवाल ये करते हैं कि देखिए, उस देश, शुक्रिया आपका। पूरे हाँ, वकार साहब बोलो। विश्ववासी ने कहा बड़ा कि आप युवा बीजेपी देश के है। एजेंट, आप मेहुल चौक अरे से 5.5 अंशु भाई सुन तो लो, मैं लाख गलत बात नहीं रुपए बोलूंगा लेकर कोई, भागे मैं इस कभी देश गाली का। गलौज नहीं करता। और ये धर्म के नाम फालतू पर में। लोगों को थैंक यू मुद्दों से अंशु ध्यान जी, भटकाना शुक्रिया चाहते हैं। अंशु जी, धन्यवाद। हम मुद्दों पर चुनाव को लाएंगे। हाँ, एक सेकंड जरा आसिम वकार को अपनी बात रख लेने दीजिए। भगवान एक सेकंड रुक जाओ। आस्था का प्रश्न है। ओके, आसिम हमारी वकार को आस्था है कनेक्ट करो। उसमें। आसिम वकार बोलिए आप। चुनाव मुद्दों पर होगा। भारतीय जनता Thank you। पार्टी को बढ़ती महंगाई, Thank you, thank बेरोजगारी, इस पर जवाब देना पड़ेगा। थैंक यू। बोलिए आसिम वकार। सर 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 देखिए, इसलिए मुझे मौका बोलने नहीं दिया जा रहा है कि डर लगता है लोगों को कि क्या पता मैं क्या बोल दूं। देखिए, अंशु अवस्थी साहब ने कहा कि हमारे जो मेलजोल है वो बीजेपी से, हमारे संबंध बीजेपी से, यानी कुल मिला के हम बीजेपी के लोग। समाजवादी पार्टी के नेता ने भी यही कहा। तो पहले तो यहाँ ये क्लियर हो जाए कि अजय राय ने कहा कि अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी बीजेपी के कहने पर बीजेपी से मिलकर हमको उत्तराखंड में हरा रहे थे। अखिलेश जी ने कहा कि कांग्रेस वाले जो है बीजेपी से मिले हुए हैं। तो पहले ये यार, इसका तीनों लोग बैठ जवाब के तो दोनों लोग बीजेपी तय कर लो कि देगी। ये बीजेपी दूसरे का कौन एजेंडा कौन है से कौन। आदमी कहाँ फिट किए हुए हैं? पहले नहीं, पहले ये तय कर लो बैठकर आपस में खेल रहे हैं। बीजेपी का आज एजेंट जो असली भारतीय में है जनता कौन। चक्रपाणी पार्टी जी। के लिए जो रार लेकर घूम रहे हैं, अब घी जनता डालते यकीन नहीं शिक्षक मानेगी। को ओके, चक्रपाणी जी, गुमराह। क्या आपको लगता है कि जनता इस वो कार्यक्रम को यकीन थोड़ा और पहले आपस भव्य में तय कर लो, सिखा देगी। पहले आपस में सिक्का उछाल कर हेड टेल करके सिक्का तय कर लो उछल कि गया। बीजेपी का असली एजेंट है कौन। चिंता मत करो, हम पूरे उसके बाद बात प्रदेश करना की आता सभी है। 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। 80? डिबेट में सभी 80 लोकसभा सीटों पर तैयारी कर रहे हैं। सपा क्या करेगी सिक्का फिर? उछल गया आसिम वकार जी। अब मुद्दे महंगाई और बेरोजगारी होंगे, लेकिन आप जो बी टीम बनकर घूम रहे हो, जनता आपको सबक सिखा देगी। ये आपने जो चड्डी पहन ली खाकी अपने पैंट के अरे अंदर, भाई, आप तो ये समाजवादी देश देख पार्टी रहा को है। भी बी टीम कह रहे हो, आप तो समाजवादी पार्टी को भी बीजेपी की टीम कह रहे हो। आपकी क्या बीजेपी क्रेडिबिलिटी, की क्या टीम आपकी कौन बात है? मानी जाए। बीजेपी और की समाजवादी टीम पार्टी कौन है, कांग्रेस ये को भी जनता टीम कह रही जानती है। है। हम इस समाजवादी देश के पार्टी मुद्दों पर चुनाव कांग्रेस को लड़ेंगे, बीजेपी की टीम थैंक यू, देश थैंक यू। के ऐसे मुद्दों ना पर करें आप लोग। बात की है। कांग्रेस पार्टी समाजवादी डिबेट पार्टी लगी है। थैंक यू, धन्यवाद। धन्यवाद किया जाए पहले तो ये बता दीजिए भाई। धन्यवाद। पूरा देश और प्रदेश जानता है। ऑलराइट, चक्रपाणी जी, मैं आप चक्रपाणी जी को कनेक्ट करता हूँ। चक्रपाणी जी, क्या कार्यक्रम में इनविटेशन जिनको किया जा रहा है, इसका बहुत स्वरूप होता है और बड़ा बड़े दिन किया जाए? आप सब लोग भी उसमें आए, हिंदू महासभा वाले भी आए, हेमंत जी भी पहुंचे, सब लोग पहुंचे, पैदल वाले भी पहुंचे। नहीं, बिल्कुल
बिल्कुल, हमें लगता है कि बहुत एक लंबे अंतराल के बाद रामलला के भव्य मंदिर बन गए हैं और प्राण प्रतिष्ठा होने हैं, तो उसमें निश्चित रूप से सबकी और भगवान राम की तो ऐसा चरित्र ही रहा है कि अनेकता में एकता के प्रतीक रहे हैं, जिन्होंने सबरी के जूठे बेट से लेकर के और गिलहरी से तक के भी सबका साथ दिया, रिक्ष बंदर भालू सबको जोड़ करके चलने का काम किया। तो सबको लेना चाहिए और इसमें किसी भी तरीके से हर व्यक्ति का सम्मान होना चाहिए, इसमें कोई दो नहीं। और हमें तो बड़ा प्रसन्नता हुई जब समाजवादी पार्टी के माननीय प्रवक्ता मनोज यादव जी ने कहा कि हम खुद जाएंगे और हमने कितनी पंचकोसी परिक्रमा किया है पैदल ही, और हमें लगता है उसी का साइड इफेक्ट वकार साहब पे पड़ा और इनके पेट में वकार साहब के दर्द हो गया कि ये राम भक्त कैसे हो गए समाजवादी हो करके। तो हमें लगता है कि अब सबका परिवर्तन हो रहा है, कांग्रेस पार्टी में भी काफी परिवर्तन हो रहे हैं, तो सब राममय हो जाना चाहिए सभी पार्टियों का। हमें तो लगता है वकार साहब को भी राममय होना चाहिए, इनको भी राम भक्ति दिखानी चाहिए, क्योंकि हिंदुओं की आस्था है भगवान राम में और हमें लगता है कि आस्था का सम्मान थैंक यू चक्रपाणी जी, शुक्रिया। माननीय चक्रपाणी जी हमेशा बड़ी शालीनता से बात करते हैं, ये इनकी खूबी है। और चक्रपाणी जी बहुत ही योग्य व्यक्ति हैं और बहुत ही शालीनता के लिए अपने विख्यात हैं और हमेशा बड़ी सहज तरीके से अपनी बात रखते हैं। वकार साहब आपको रुकना पड़ेगा, हेमंत जी की बारी है। मैं हेमंत जी को इनवाइट करता हूं, वो बेटर बताएंगे कि ये बीजेपी की बी टीम का चक्कर क्या है और कौन कौन उनकी बी टीम है। हेमंत जी। जी, ऐसा है, जब ये टीम मजबूत हो तो बी टीम के इल्जाम बहुत स्वाभाविक होते हैं। दूसरी बात ऐसा है, ये इल्जाम आज के थोड़ी, भारतीय जनता पार्टी पर समग्र विपक्ष जितने आरोप लगाता है तो हर इलेक्शन लगाता है, उसके पहले लगाता है। बीजेपी बड़े हाथ की तरह अपना सीधे चली जा रही है और अब चूंकि राम जी का विषय इतना बड़ा है कि हर आदमी जब देख रहे हैं बीजेपी ने इतना मुनाफा कमाया है, फायदा कमाया है राम जी का नाम लेकर के, राम मंदिर का नाम लेकर, तो राम मंदिर बन रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा की टाइमिंग स्वाभाविक रूप से 2024 के इलेक्शन से पहले है। पर सबको अचरज है कि ये समाजवादी वाले पैदल परिक्रमा का तक की बात करने लगे हैं। आसिफ वकार को कहना है कि भाई उस वक्त आपने कहा था मस्जिद बनाएंगे, आपने तो बनाई नहीं। जब बिना प्राण प्रतिष्ठा के बिना मंदिर बने भाजपा इसका फायदा उठाया है, तो अब तो उसके लिए चांदी है। अब तो मंदिर बन रहा हो, गांव गांव शहर शहर हर जगह राम के नाम को लेकर जाएंगे, उसका लाभ होगा। भाई किसी को राम का लाभ होगा, किसी को अल्लाह का लाभ होगा, सब यही तो करते हैं। ये इसके अलावा हमने क्या देखा, इसके अलावा क्या देखा है? अब दिक्कत है। तो आसिम वकार की सारी बातों को आप खारिज करते हो या उनके कुछ तत्वों को स्वीकार करते हो? मैं देखिए उनकी एक बात को खारिज करता हूँ, चड्डी नाड़े और औकात वाली बात नहीं होनी चाहिए। सब किसी को बात कुछ हो सकती है। बाकी अब इसमें कोई शक नहीं कि आरोप तो लगता है, AIMIM पर आरोप लगता है, AIM बिहार के परिणामों की बात आरोप बहुत ज्यादा। सर यहाँ तो खुला एक दूसरे को RSS बीजेपी का एजेंट कहे थे, खुला अभी खुला कहा था सर, ओपन। साहब ऐसा है, हमने देखा है। तो आप क्या कहेंगे, मायावती कहेंगे भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर हैं। मायावती कम से कम 45 से 52 कैंडिडेट ऐसे थे जिनको जो वोट मिले वो समाजवादी पार्टी वहां इसलिए हार गई। और दुनिया छोड़ दीजिए, आजमगढ़ का बाई इलेक्शन गुड्डू जमाली कैंडिडेट आ गए और धर्मेंद्र यादव चुनाव हार गए। तो अब ये थोड़ी कहा जा सकता है कि वो उनकी बगलगीर हैं। थैंक यू हेमंत जी, शुक्रिया आपका। हेमंत जी बड़ी क्लैरिटी चीजों की देते हैं, इसलिए इनकी बातों की बड़ी अहमियत है। संजय चौधरी एक बेहतर व्यक्ति हैं, बीजेपी के प्रवक्ता, वो बता देंगे। आप मुझे बता दो और हमारे दर्शकों को कि इनमें आपका आदमी कौन है। इनमें सारे लोग हमारे आदमी हैं और हम सभी को भारत का नागरिक मानते हैं सभी। और देखिए धीमे धीमे परिवर्तन हो रहा है, समाजवादी पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, सारे लोग राम के प्रति अपनी आस्था को व्यक्त कर रहे हैं। ये वही लोग हैं जो पहले अनासक्ति दिखाते थे, बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी बनाते थे, उसके लोगों को आगे करते थे अलग अलग, लेकिन बदले वक्त के साथ राम मंदिर का निर्माण इन सभी लोगों को भी राम भक्ति की ओर ले जा रहा है। मैं समझता हूं कि ये राम मंदिर के निर्माण का एक सुखद सामाजिक पक्ष है और ये अच्छा हो रहा है, अच्छा आगे हो। दो बातें कही गई। पहली बात एक ये कही गई कि नेताजी के लेटर की बात की गई, वो संवैधानिक बात थी और नेताजी ने बिल्कुल सही कानूनी प्रक्रिया करने का मांगा, मदद मांगी सेंट्रल गवर्नमेंट से। हर बात का जवाब है। ब्रजेश जी, दूसरी महत्वपूर्ण का जुम्मा कल के समाजवादी हो, पिताजी मेरे लोकतंत्र सेनानी हैं,
बहुत पुराने। अरे आपने 77 दिल में पे जो बात गए ले ली, थे। इनके ना, मुद्दों का सुन जवाब लो, दो ना। जुम्मा के हो सकता है समाजवादी आप ना रह गए, हम तो सोशलिस्ट तब के हैं जब समाजवादी पार्टी नहीं थी। उस मुद्दे पे आओ जो इन्होंने उठाया है नहीं कि नहीं, आप देखिए तो मस्जिद बिल्कुल के साथ मुद्दा- थे। नहीं, ये कोई मुद्दा नहीं। समाजवादी पार्टी संवैधानिक दायरे में रह के सारी चीजें कर रही थी और ये कह रही थी कि जो निर्णय हो कोर्ट से निर्णय हो। थैंक यू। और वही हुआ। थैंक यू। 20 सेकंड दिया समाजवादी आपको। पार्टी राइट। अब अगला 20 सेकंड आसिम वकार को है, फिर मैं अंशु के पास चलूंगा। वकार साहब सिर्फ 20 सेकंड घड़ी देख के। देखिए, चक्रपाणी महाराज जी ने मुझसे ये बात कही कि आसिम वकार को भी अब रामलला के दर्शन करने जाना चाहिए और रामलला को मान लेना चाहिए। देखिए, सबसे पहली बात तो मैं इसी देश में पैदा हुआ हूं, तो राम भगवान से कोई मुसलमान इनकार नहीं करता। ये लड़ाई बाबरी मस्जिद और राम जन्मभूमि की थी। 1045 पन्ने का जो ऑर्डर आया है, चीफ जस्टिस गोगोई साहब ने जो ऑर्डर लिखवाया 1045 पन्ने का, उसमें से 1045 पन्ने में से एक लाइन बता दीजिए जिसमें न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने यह एक्सेप्ट किया कि हाँ, वहां पर इस बात का सबूत मिला कि राम जन्मभूमि थी। सर अब और तो फैसला हो मंदिर गया, तोड़कर मंदिर बन मस्जिद रहा है, बनाई अब गई। कहाँ फैसले पे आप चले वो गए? लाइन बता दीजिए, वो लाइन बता कहाँ दीजिए। चले गए बाखुदा मैं फैसले आपसे पे? पहले और आपके आगे चलूंगा। ओके, अंशु अवस्थी 20 सेकंड। बोलिए, वो लाइन बता दीजिए मुझे। थैंक यू। मैं आपसे पहले जाऊंगा, आपसे बड़ी माला लेके जाऊंगा और आपके आगे जाऊंगा। बताइए कौन से पन्ने पे कौन सी लाइन में लिखा है? ब्रजेश जी, हाँ, देखिए, हम तो यही बात कहेंगे कि भगवान राम का मंदिर एक सनातन धर्म की परंपरा का वाहक है और भारतीय जनता पार्टी उसे अपना राजनीतिक अखाड़ा ना बनाए। भैया मंदिर, सनातन, संवाहक, ये सब कहाँ से, किस लाइन में आप लोग आ गए हैं? चक्रपाणी जी से जवाब कांग्रेस तो वाले। ब्रजेश जी सुन लीजिए, मेरी बात पूरी हो जाए। जी, जैसे इन्होंने इजराइल से आए चित्तावन चक्रपाणी लोगों जी से को जवाब तो कमेटी का ले लीजिए। सदस्य बना दिया, लेकिन दलित और पिछड़े उसमें शामिल नहीं किए। अब मंदिर पूजन में भी प्रधानमंत्री All right, जी जाएंगे। चक्रपाणी अरे जी, वहां पर तो शंकराचार्य भगवान को जाना चाहिए। थैंक यू अंशु, 20 सेकंड हमारे पूरे जो आपके, शंकराचार्य बहुत वो शुक्रिया। सब अब चक्रपाणी चक्रपाणी जी जी महाराज जवाब आसिम दीजिए। वकार की बात का जवाब देंगे। प्रधानमंत्री जी को इतना चक्रपाणी जी फोटो 20 का सेकंड। शौक है कि वो हर जगह जाकर थैंक खड़े यू हो अंशु, जाते हैं। शुक्रिया आपका। चक्रपाणी जी 20 सेकंड। देखिए ब्रजेश जी, हमारे पास अभी ऑर्डर रखे हुए। सवाल इस बात का कि जिस चीज का वकार साहब हवा उड़ा रहे हैं, अरे भाई वहां पे जजमेंट हो गया कि वहां पे रामलला पे भव्य मंदिर बनेगा और 5 एकड़ जमीन मुस्लिम पक्षकारों को मिल गई। और जो राम मंदिर के पक्ष में आया साक्ष्य प्रमाण के आधार पे आया, नहीं तो इतने सालों से सर्वेक्षण हुआ, इतने बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सभी मेहमानों का बहुत धन्यवाद प्रकट करता हूं कि आप सब अपना कीमती वक्त निकालकर इस बेहद महत्वपूर्ण चर्चा का हिस्सा बने। आप सबका शुक्रिया और बहनों भाइयों, आप सबका भी धन्यवाद कार्यक्रम देखने के लिए। नमस्कार।